नमस्कार आप सभी को। आशा रखती हूँ कि आपने आगे के पहले 2 वीडियोज़ जो बेसिक्स ऑफ ट्रेडमार्क लॉ के बारे में मैंने बताए थे, वो आपने देखे होंगे। वीडियो नंबर 1 में मैंने क्या ट्रेडमार्क होता है, उसके फंक्शंस, उसके ऑब्जेक्टिव्स और किस तरह से अलग-अलग प्रकार के ट्रेडमार्क होते हैं, उसके बारे में जानकारी दी थी। वीडियो नंबर 2 में मैंने रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है, ट्रेडमार्क का जब हम पंजीकरण कराने जाते हैं तो उसकी प्रक्रिया क्या होती है, इसके बारे में जानकारी दी थी। और यह सबसे आखिरी का वीडियो है जो बेसिक्स ऑफ ट्रेडमार्क लॉ है, जिसमें जो ओनर होता है, जो भी प्रोप्राइटर होता है ट्रेडमार्क का, उसको कौन-कौन से अधिकार मिलते हैं और अगर उनके अधिकार का वायलेशन होता है, तो उनको कौन-कौन से रेमेडीज़ मिलते हैं ट्रेडमार्क लॉ के तहत, उसके बारे में हम जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि एक बार ट्रेडमार्क मिल जाता है, जिसको हम रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क बोलते हैं, तो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होल्डर को कौन-कौन से हक होते हैं? रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होल्डर के हक के बारे में जानकारी देने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि भारत के ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के तहत रेमेडीज़ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होल्डर को भी दी जा सकती है और अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होल्डर्स को भी दी जा सकती है। तो अगर जिसने ट्रेडमार्क एक्ट के तहत अगर रजिस्ट्रेशन करवाया है, तो उसको भी रेमेडीज़ हैं और जिन्होंने रजिस्टर नहीं करवाया है, तो उनको भी वह उपचार मिल सकते हैं, उनको वो रेमेडीज़ मिल सकती हैं। डिफ़रेंस है, डिफ़रेंस भी हम ये वीडियो में देखने की कोशिश करें। तो सबसे पहले अगर हम रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होल्डर्स की बात करते हैं, तो सबसे पहला अधिकार उनको जो मिलता है, वो एक्सक्लूसिव यूज़ का, यानी सिर्फ़ वे ही वो मार्क को अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज में यूज़ कर सकते हैं। यह बहुत ही विशिष्ट प्रकार का यूज़ है, बहुत ही विशिष्ट प्रकार का हक है, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ होल्डर ऑफ ट्रेडमार्क जिसने रजिस्टर करवाया है, जिसने अपने आप की पंजीकरण कराई है, उन्हीं को मिल सकता है। इससे हमें पता चलता है कि अगर कोई भी त्राहित व्यक्ति वैसा मार्क या तो फिर सिमिलर मार्क, उसके जैसा मार्क, अगर हम डिसेप्टिव सिमिलैरिटी की बात करते हैं, तो वो फोनेटिक सिमिलैरिटी हो सकती है, वो स्पेलिंग की सिमिलैरिटी हो सकती है, वो कलर की सिमिलैरिटी हो सकती है, वो ट्रेडमार्क के डिज़ाइन की सिमिलैरिटी हो सकती है, वो कॉम्बिनेशन ऑफ कलर की सिमिलैरिटी, किसी भी प्रकार की सिमिलैरिटी जो आम जनता में या तो ग्राहक के मन में एक कन्फ्यूजन उत्पन्न कर सकती है, वो वैसे किसी भी त्राहित व्यक्ति के सामने रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को उपचार मिल सकते हैं और वो कोर्ट में जाकर के केस को फाइल कर सकते हैं। तो एक्सक्लूसिव यूज़ मिलता है, वो खुद ही यूज़ कर सकता है और बाकी किसी को भी उनके जैसा या तो फिर सेम आइडेंटिकल या तो सिमिलर मार्क नहीं यूज़ करने दे सकता। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट राइट है और मुझे लगता है कि इसी राइट के रहते हुए और इसी राइट को यूज़ करने के लिए मोस्ट ऑफ द ट्रेडमार्क्स को रजिस्टर किया जाता है। तो जब हम रेमेडीज़ की बात करते हैं तो विभिन्न प्रकार की रेमेडीज़ है ट्रेडमार्क एक्ट में, जो हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। तीसरा हक जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होल्डर को मिलता है वो है असाइनमेंट का। जैसे हमने देखा है कि बिज़नेसेस टेक ओवर होते हैं, किसी एक का बिज़नेस कोई और टेक ओवर करता है या तो किसी और एक का मार्क कोई और टेक ओवर करता है, वो आगे यूज़ करने के लिए परमिट करता है, तो उसको हम असाइनमेंट कहेंगे। जब हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात करती है, तो ये एक प्रकार की प्रॉपर्टी ही होती है। जैसे अगर मेरा मकान है, तो मैं मकान बेच सकती हूँ, तो हम उसको ट्रांसफ़र बोलते हैं, सेल बोलते हैं, जब हम नॉर्मल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। उसी तरह से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी असाइन यानी जब हम इस ट्रांसफ़र की बात करते हैं, जब हम उनको आगे ले जाने की बात करते हैं, किसी और इंसान को वो यूज़ करने की बात करते हैं, तो हम शब्द यूज़ करते हैं असाइन, इसको बोलते हैं निर्दिष्ट करना और समुदेशन। तो असाइनमेंट एक एग्रीमेंट होता है जो कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ के हिसाब से बनाया जाता है और वो ट्रेडमार्क होल्डर और असाइनी के बीच में होता है। उसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस, उसकी जो भी शर्तें होती हैं वो स्पेसिफिकली लिखी जाती है और असाइनमेंट एग्रीमेंट के तहत
असाइनी को, यानी जो भी जिसको भी निर्देशन किया गया है वो असाइनी उस ट्रेडमार्क को यूज कर सकता है। से फॉर एग्जांपल जैसे हम मैकडोनल्ड के बर्गर की अगर बात करते हैं तो अमेरिका से चालू हुआ, अब देखते हैं तो सभी देशों में मैकडोनल्ड के आउटलेट्स होते हैं और वही सेम मार्क अब उपलब्ध भी यूज किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं ओनर है, जो ओरिजिनल ओनर है, उनके साथ इतने सारे अग्रीमेंट्स बने होंगे आउटलेट होल्डर्स के, जिसके वजह से उनको ये ट्रेडमार्क यूज करने का परमिशन मिला है और वो लोग यूज करते हैं। तो इस तरह से जब भी किसी क्रिएटर को, ओनर को अपने ट्रेडमार्क को आगे किसी और को परमिट करना है यूज के लिए, तो वो अग्रीमेंट्स बना करके वो ट्रेडमार्क को आगे असाइन या लाइसेंस भी कर सकते हैं। चौथा हक है सुधार करना। एक बार ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाता है, उसमें उसके बाद अगर हमको सुधार करना है तो उसके लिए भी ट्रेडमार्क होल्डर एप्लीकेशन डाल करके सुधार ला सकता है। और पांचवा हक है तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है उसका, उसमें चेंजेस लाना। जैसे अगर हम गूगल देखेंगे तो गूगल का ओरिजिनल ट्रेडमार्क और आज गूगल का ट्रेडमार्क बहुत डिफरेंस है। उसी तरह से बहुत सारे कंपनी वाले, बहुत सारे ब्रांड्स जो पहले दिखते थे जब उन्होंने चालू किया और आज बहुत डिफरेंस होगा। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम उनको लगता है कि कहीं ना कहीं उनके ब्रांड में, उनके ट्रेडमार्क में कुछ सुधार लाना चाहिए, कुछ और स्टाइल लानी चाहिए, कुछ और चेंज लाना चाहिए। तो जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होल्डर होता है वो एक एप्लीकेशन डाल करके वही ट्रेडमार्क में सुधार या तो फिर ऑल्टरेशन भी ला सकता है। तो ये सारे हक है रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होल्डर के। और जब हम अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होल्डर की बात करते हैं तो अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होल्डर को सामान्य विधि के दौरान और सामान्य विधि के अंतर्गत हक है। जब भी किसी भी अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होल्डर के के ट्रेडमार्क का वायलेशन होता है, उल्लंघन होता है, तो वो कोर्ट में जा सकता है, पर वो एक्ट के अंतर्गत उसको रेमेडी नहीं मिलेगी, कॉमन लॉ के हिसाब से उसको उसका उपाय उसको मिलेगा। तो वो हम बाद में डिस्कस करने ही वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क किन किन परिस्थितियों में इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क या ट्रेडमार्क का उल्लंघन होता है। आपको अगर ज्यादा अंडरस्टैंडिंग से अगर पढ़ना है तो सेक्शन 29 ऑफ द ट्रेडमार्क एक्ट 1999 और सेक्शन 30, अगर आप ये दो सेक्शंस, सेक्शन 9 और सेक्शन 11 के साथ अगर आप पढ़ लेंगे तो मुझे लगता है कि ये जो 4 सेक्शंस है ट्रेडमार्क एक्ट के, सेक्शन 9, सेक्शन 11, सेक्शन 29, सेक्शन 30, अगर ये 4 सेक्शंस अगर आपने पढ़ लिए अच्छे से तो आपको पूरा ट्रेडमार्क एक्ट बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये स्लाइड में जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जो बहुत ही एग्जांपल्स है ट्रेडमार्क वायलेशन के। ये जैसे हम स्टारबक्स कॉफी की बात करते हैं तो हमको पता है कि एक फीमेल है जिनके सिर पे ताज है और ग्रीन कलर का सर्कल में सिंबल है उनका। और देखिए बाजू में है स्टार प्रिया कॉफी जो भी बहुत सिमिलर है, उसमें भी स्टार है, वैसा टाइप का ही है। और जब कोई आम इंसान, कोई आम ग्राहक इन दोनों सिंबल्स को देखेगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो भ्रमित हो जाएगा कि कौन सा ओरिजिनल है और कौन सा नहीं ओरिजिनल है। दूसरा एग्जांपल है एडिडास का ADIDAS के जगह जो इन्फ्रिंजर है उन्होंने यूज किया है ADIBAS और उनका R लिखा होता है उसके जगह पर उन्होंने एक स्माइली डाल दी। तो बहुत ही स्मार्ट तरीके से एडिडास जो शूज वगैरह और स्पोर्ट्स के सब आइटम्स प्रोड्यूस करती है, मैन्युफैक्चर करती है, उनका ट्रेडमार्क वायलेशन का ये दूसरा एग्जांपल है जो कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने कर रखा है। तीसरा है 7-Eleven जो बहुत ही जानी मानी शॉप है वेस्टर्न कंट्रीज में। 7-Eleven का 7 सुपर, जैसे जिन लोगों को नहीं पता है 7-Eleven क्या है तो वो 7 सुपर देखकर भी वो शॉप में एंटर कर सकते हैं। और चौथा है प्यूमा और प्यूडेल, तो बहुत ही माइनर डिफरेंस है, तो इसको देख करके भी आम जनता में पॉसिबिलिटी है कि ऐसे ट्रेडमार्क्स को देख करके वो भ्रमित हो जाए, कंफ्यूज हो जाए और कोई गलत ही प्रोडक्ट का उपयोग वो चालू कर सकते हैं।
साथ साथ में ये कुछ और स्लाइड्स है मैं बताना चाहूंगी, जैसे ये लुइस विटन का हैंडबैग है जो बहुत ही सिमिलर, अगर आप उसका ट्रेडमार्क देखेंगे तो सेम टू सेम, डिसेप्टिवली सिमिलर कब हम बोलेंगे, जब थोड़ा बहुत चेंज होगा उसको डिसेप्टिवली सिमिलर बोलेंगे, पर जब हम सेम टू सेम आइडेंटिकल बोलेंगे तो ये कुछ एग्जांपल्स है आइडेंटिकल ट्रेडमार्क्स के। आजकल बहुत ब्रांड वैल्यू, ब्रांड्स को लेकर के हम सब बहुत इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, खास करके यंग जनरेशन को ब्रांड का बहुत लगाव होता है और ब्रांडेड चीजें इस्तेमाल करके उन्हें लगता है कि वो अपना स्टेटस सुधार लेते हैं, पर एक्चुअली नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे जो ब्रांड्स होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, वो बहुत महंगे प्रोडक्ट्स देती है कई बार। तो बहुत सारे इन्फ्रिंजर्स है जिन लोगों ने सेम टू सेम मार्क उन्हीं के प्रोडक्ट्स के ऊपर यूज किया है। जैसे ये अगर आप देखेंगे शू का दुकान है जहाँ पे सारे इन्फ्रिंज्ड शूज यानी सारे ट्रेडमार्क नकली जूते हैं, सारे नकली जूते हैं जहाँ पे उन्होंने ओरिजिनल कंपनी के ट्रेडमार्क लगाए हैं। इसी तरह से आप देखेंगे ये परफ्यूम के 2 बोतल्स है, एक रियल है एक फेक है, पर आप दोनों बोतल को देख करके आप कभी नहीं जान पाएंगे कि इसमें से कौन सा ओरिजिनल है और कौन सा नहीं है। तो ये आज जो मार्केट में हमारे समक्ष आ गए हैं, ये फर्स्ट कॉपी गुड्स है, जिसको दुकानदार बोलता है फर्स्ट कॉपी गुड्स। मैं बोलूंगी ये फर्स्ट कॉपी नहीं है, फेक गुड्स है, ये डुप्लीकेट गुड्स है, ये ओरिजिनल नहीं है, और ये पूरा एक तरह का इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क है। हम सभी की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दायित्व है कि हम ऐसे प्रोडक्ट्स जो फर्स्ट कॉपी गुड्स है उससे हम दूर रहे, क्योंकि हम जब भी ऐसे गुड्स को खरीदते हैं, यूज करते हैं, तो हम किसी ना किसी के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होल्डर के राइट्स को वायलेट करते हैं। चाहे हम पे खरीदने से और यूज करने से हम पे एक्शन नहीं होगा, पर हमें दूसरों के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो मेरा ये निवेदन है सभी से कि ऐसे फर्स्ट कॉपी गुड्स से हम सब दूर रहे। आइए देखते हैं सेक्शन 29 में कौन कौन से प्रावधान है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क को लेकर के। सेक्शन 29 में दिया गया है कि अगर आपको ये रेमेडी चाहिए तो आपका रजिस्ट्रेशन इम्पोर्टेंट है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है, जब भी हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो हम कुछ गुड्स या तो कुछ सर्विसेज को लेकर के रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। जैसे से फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस है कि मैं साबुन, शैम्पू, कपड़े धोने का साबुन, नहाने का साबुन वगैरह वगैरह चीजें देती हूँ, और इन सभी चीजों में मुझे सेम ट्रेडमार्क अप्लाई करना है। तो मैं जब ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन लेकर के जाऊंगी तो मुझे आइडेंटिफाई करके बताना पड़ेगा कि मेरे कौन से क्लास में मेरे गुड्स फॉल करते हैं। तो एक वैश्विक स्तर पर एक संधि है जिसको हम नाइस क्लासिफिकेशन बोलेंगे। उसमें 34 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन है गुड्स के, और सर्विसेज के भी क्लासिफिकेशन है। तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारे कौन कौन से क्लासेस में हमारे गुड्स और सर्विसेज आते हैं, और उस हिसाब से हमें एप्लीकेशन करनी है। मान लीजिए कि अगर मैं एक ट्रेडमार्क को खाद्य पदार्थों में भी यूज करना चाहती हूँ, ऑटोमोबाइल में भी यूज करना चाहती हूँ, इलेक्ट्रॉनिक सामान में भी यूज करना चाहती हूँ, लग्जरी गुड्स में भी यूज करना चाहती हूँ, मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है मान लीजिए ऐसा, और उसी ट्रेडमार्क को मैं अलग अलग गुड्स में और सर्विसेज में इस्तेमाल करना चाहती हूँ, तो अकॉर्डिंगली मुझे उन सभी क्लासेस का नाम लिखना पड़ेगा, नंबर लिखना पड़ेगा, और अकॉर्डिंगली मुझे उसकी फीस भी भरनी पड़ेगी। तो जब हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो हम उसमें बताते हैं कि ये ट्रेडमार्क हम किन किन गुड्स या सर्विसेज के लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो जब भी कोई रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, अगर कोई इन्फ्रिंजर है उसका सेम टू सेम, जैसे कि फर्स्ट कॉपी गुड्स जो होते हैं, अगर फर्स्ट कॉपी गुड्स जो डुप्लीकेट गुड्स है वो वायलेशन ऑफ ट्रेडमार्क है, आप कभी ना यूज करें फर्स्ट कॉपी गुड्स। तो अगर वो फर्स्ट कॉपी गुड्स में सेम टू सेम मार्क डाला है तो सेक्शन 29 के अंतर्गत आप उसको इन्फ्रिंजमेंट गिनेंगे और आपको रेमेडी है। या तो डिसेप्टिवली सिमिलर, से फॉर एग्जांपल फास्ट ट्रैक एक ब्रांड है, पर अगर मैंने फास्ट ट्रैक का फास्ट ट्रक कर दिया और वो ए और यू में डिफरेंशिएशन बहुत कम कर दिया है, तो रखा डिफरेंशिएशन भी रखा मान लीजिए, तो भी आम जनता में एक कंफ्यूजन या तो फिर एक भ्रम हो सकता है कि ये ओरिजिनल गुड्स है। तो या तो वो प्रोडक्ट जिसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है वो आइडेंटिकल मार्क यूज करता है, या तो वो डिसेप्टिवली सिमिलर मार्क यूज करता है,
और वह मार्क वो इन द कोर्स ऑफ ट्रेड, ना कि अगर मैं कोई पोस्टर बना रही हूँ या तो ड्राइंग बना रही हूँ या तो मेरे घर में कुछ मैंने शो पीस बनाया उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ कोई किसी का मार्क, तो वो इन्फ्रिंजमेंट नहीं है। पर अगर मैं अपने गुड्स को बेचने के लिए, मेरी चीजों को, मेरा माल सामान बेचने के लिए, या तो उसको एडवर्टाइज करने के लिए, या तो उसको लोगों के समक्ष प्रमोट करने के लिए अगर मैं वो मार्क को यूज करती हूँ, जिसको हम बोलेंगे इन द कोर्स ऑफ ट्रेड, इस तरह से कि मैं उसको ट्रेड मार्क की तरह यूज करती हूँ, तो वो सेक्शन 29 के तहत एक प्रकार का इंफ्रिंजमेंट होगा और उसकी भी रेमेडी ट्रेडमार्क एक्ट में लिखी गई है। दूसरा है कि अगर हम रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क यूज करते हैं एक जैसे गुड्स या आइडेंटिकल गुड्स या आइडेंटिकल सर्विसेज या तो आइडेंटिकल मार्क्स को यूज करते हैं, और अगर गुड्स भी आइडेंटिकल है और मार्क भी आइडेंटिकल है, तो वो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू क्रिएट कंफ्यूजन इन द माइंड्स ऑफ द पब्लिक। जैसे मैंने बोला कोई बहुत ही ब्रांडेड कंपनी है गुस्सी करके, तो उसके बैग्स है, तो किसी ने फर्स्ट कॉपी गुड्स बेचना कर दिया, जारा है, बहुत बड़े 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 ब्रांड्स है, बड़ी बड़ी महंगी महंगी उनकी प्रोडक्ट्स मिलती है, वॉचेस मिलती है, हैंड बैग्स मिलती है, जूती मिलती है, सब ब्रांड्स की सेम टू सेम प्रोडक्ट भी मैं डालती हूँ, सेम टू सेम मैं लोगो भी डालती हूँ, मार्क भी डालती हूँ, तो नेचुरली देयर विल बी ए कंफ्यूजन हम इन द माइंड ऑफ द पीपल, और वो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क डेफिनेटली कहा जा सकता है। पर अगर कोई ट्रेडमार्क रजिस्टर किया है जिसका मार्क आइडेंटिकल है और गुड्स और सर्विसेज सिमिलर है, या तो मार्क सिमिलर है और गुड्स एंड सर्विसेज आइडेंटिकल है, तो भी वो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क कहा जाएगा। तीसरा है अगर कोई भी आइडेंटिकल और सिमिलर मार्क्स मैंने कोई डिसिमिलर गुड्स और सर्विसेज के लिए यूज किया, मान लीजिए मैंने एक मार्क रजिस्टर किया एयर कंडीशन अप्लायंसेस के ऊपर यूज करने के लिए, और मेरा वो बहुत ही प्रचलित ब्रांड हो गया, बहुत ही फेमस ब्रांड हो गया, पूरी दुनिया भर में वो ब्रांड जाना माना हो गया। कोई भी त्राहित व्यक्ति किसी भी और गुड्स के लिए अगर वही मार्क या सिमिलर मार्क को यूज करेगा, डिसिमिलर गुड्स के लिए अगर वो मार्क यूज करेगा, तो भी वो ट्रेडमार्क वायलेशन कहला जा सकता है, क्योंकि वो मार्क एक रेप्यूटेशन, वो मार्क ने एक रेप्यूटेशन हासिल कर ली है, वो वेल नोन ट्रेडमार्क हो गया है, और वेल नोन ट्रेडमार्क का अनड्यू एडवांटेज लेकर के मैं अपने प्रोडक्ट्स को बेच रही हूँ, सो दैट मार्केट में सबको ऐसा लगे कि ये प्रोडक्ट उसी ओनर के बिलोंग करते हैं। मैं ऐसा एक प्रयत्न करती हूँ कि मेरे प्रोडक्ट्स किसी और के प्रोडक्ट्स है, मैं किसी और के एस्टैब्लिश्ड रेप्यूटेशन या उन्होंने जो क्रेडिट की है, जिन्होंने अपना नाम बनाया है, वो नाम का मैं गलत तरह से इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट में इस्तेमाल करती हूँ। अगर वो मार्क रेप्यूटेड मार्क है, वेल नोन मार्क है, तो वैसा मार्क किसी भी तरह के गुड्स या सर्विसेज में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। अगर किया तो वो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क कहा जाएगा। इसके साथ साथ में सेक्शन 29 में बहुत सारे प्रावधान हैं, जैसे रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑफ ट्रेड नेम के तरह यूज करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल का ट्रेडमार्क है कि एप्पल खाया हुआ एप्पल है, तो मैं एप्पल का ही नाम यूज करती हूँ अपने मोबाइल शॉप के लिए, तो वो एक ट्रेड नेम हो गया। या तो फिर मैं पार्ट ऑफ द ट्रेड नेम से फॉर एग्जांपल नम्रता एप्पल शॉप, तो मैं क्या बोलती हूँ वापस वहां पे मैं पार्ट ऑफ द ट्रेड नेम यूज करती हूँ, जिसकी वजह से लोगों में एक ऐसी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है कि मैं ऑथराइज्ड डीलर हूँ, मैं एक ओरिजिनल डीलर हूँ, तो वैसा भी यूज इज नॉट परमिसिबल अंडर सेक्शन 29। सेकेंडली, अगर मैं और ट्रेडमार्क को एडवर्टाइजिंग के लिए यूज करती हूँ, जब मैं अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करती हूँ, तो मैं साथ साथ में किसी और के प्रोडक्ट का भी इस्तेमाल करती हूँ, और वो अनफेयर है, डिसऑनेस्ट है। अगर वो ऑनेस्ट है तो चलेगा। से फॉर एग्जांपल जब मैं अपना मोबाइल बेचती हूँ, तो मैं अपने कंपटीटर का मोबाइल की भी स्पेसिफिकेशंस डालती हूँ एडवर्टाइजमेंट में, तो मैं बोलती हूँ कि मेरा 16 मेगापिक्सल का कैमरा है और मेरे कंपटीटर का 12 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो मैंने एक बहुत ही ऑनेस्ट कंपैरेटिव स्टेटमेंट दिया है पब्लिक के सामने।
मैंने किसी और का मार्क यूज किया पर बहुत ऑनेस्टली यूज किया, जस्ट फॉर गिविंग अ कंपैरिजन, जस्ट एज एन ऑनेस्ट बिजनेस प्रैक्टिस, तो वो इंफ्रिंजमेंट नहीं कहा जाएगा। पर अगर मैं ऐसा बोलूंगी कि मेरा 16 मेगापिक्सल का कैमरा है पर मेरे कॉम्पिटिटर का जो कैमरा है वो बहुत ही बेकार है, एकदम बकवास है, वो बराबर रिजल्ट नहीं देता है, तो जब मैं ऐसे स्टेटमेंट किसी और के प्रोडक्ट्स को लेकर के, किसी और के ट्रेडमार्क को यूज करके जब मैं बोलूंगी, तो वो अनफेयर एडवांटेज होगा और वो एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट में होगा। वो कहीं ना कहीं वो प्रोडक्ट को हार्म पहुंचाने की बात करेगा और उसको भी हम इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क कह सकते हैं। जब इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क होता है तो वो या तो लिखित रूप में हो सकता है या तो वो ओरल रूप में भी हो सकता है। जिससे फॉर एग्जांपल हम बहुत सारी बार टीवी पे विज्ञापन देखते हैं और विज्ञापन में ये जो कंपनीज होती है वो लोग ऐसा बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट बहुत ही बेकार है, हमारा प्रोडक्ट इसके बहुत अच्छा है, तो ये ओरल यूज हुआ। तो ऐसे ओरल यूज को भी हम इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क बोल सकते हैं। तो अगर किसी के भी ट्रेडमार्क का इन्फ्रिंजमेंट हुआ है तो कोर्ट में जाकर के केस तो फाइल करना ही पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर के केस फाइल करना पड़ेगा। जहाँ कमर्शियल कोर्ट्स है तो कमर्शियल कोर्ट्स में भी जाकर के आप केस फाइल कर सकते हैं। तो कौन केस फाइल कर सकता है? तो सबसे पहले तो रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर जो होता है, जिसने रजिस्टर करवाया है, वो तो नेचुरली कर ही सकता है क्योंकि वो खुद ही ओनर है। सेकेंडली एयर्स, यानी जो उनके वारसदार हैं। जितनी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है वो सारे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक वारसागत रूप से आगे जा सकती है। तो वो वारसागत जो भी वारसदार है वो भी केस फाइल कर सकते हैं। जो भी पंजीकृत उपभोक्ताएं हैं, रजिस्टर्ड यूजर्स है, जिन्होंने भी यूज करने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है, वो लोग भी वो लोग भी केस फाइल कर सकते हैं। और जो असाइनीज होते हैं, जिनको अग्रीमेंट करके स्पेसिफिकली ट्रेडमार्क ट्रांसफर किया गया है, वो भी ट्रेडमार्क वायलेशन का केस कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। एक बार केस कोर्ट में फाइल हो जाता है तो कोर्ट नेचुरली प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, यानी दोनों पक्ष को सुन करके पूरा हियरिंग करके रेमेडीज दे सकती है। और अगर जो भी सूट फाइल करने वाला प्लेंटिफ है, अगर वो केस जीत जाता है तो उनको कौन कौन सी तरह की रेमेडीज मिल सकती है, कौन कौन सी उपाय कोर्ट ऑर्डर कर सकती है। तो सबसे पहले है डैमेजेस। डैमेजेस यानी जो भी नुकसानी हुई है, जैसे मैंने किसी और का ट्रेडमार्क यूज किया और इस्तेमाल किया और उससे मैंने 5 करोड़ का प्रॉफिट बना लिया, तो ये डैमेजेस हुए। 5 करोड़ का लॉस अगर किसी और को हुआ है तो ये डैमेजेस के रूप में मुझे उसके पैसे की भरपाई करनी पड़ेगी। सेकेंड है अकाउंट्स ऑफ प्रॉफिट, दैट इज लाभता लेखा। अगर मैंने अकाउंट्स रखे, मैंने किसी और का ट्रेडमार्क यूज किया और मैंने पूरे अकाउंट्स मेंटेन किए, जिससे पता चला मैंने 5 करोड़ का प्रॉफिट लिया है, तो ये जितना भी प्रॉफिट मैंने अर्न किया है वो सारा प्रॉफिट मुझे ओरिजिनल ओनर को देना पड़ेगा। इसको बोलते हैं अकाउंट्स ऑफ प्रॉफिट। तीसरा है इंजंक्शन, जिसको हम बोलते हैं आदेश या तो रोक। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के वायलेशंस में। इंजंक्शन या तो स्टे ऑर्डर या तो रोक का निर्देशन कोर्ट जो देता है। तो अगर मैं किसी और का ट्रेडमार्क यूज करती हूँ तो कोर्ट मुझे निर्देशन देगा कि मुझे अब आज के बाद आगे यहाँ मार्क या इसी तरह का कोई भी मार्क इस्तेमाल नहीं करना है, तो उसको हम व्यादेश या फिर रोक का ऑर्डर बोल सकते हैं। चौथा है कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स। जो भी प्लेंटिफ है उनको मेरे सामने केस फाइल करना पड़ा, उनको वकील को देने के लिए पैसे देने पड़े, कोर्ट केस फीस भरनी पड़ी। तो जो भी अभी का खर्च है, प्रोसीडिंग्स किया उन्होंने मेरे सामने, उसमें जितना भी खर्च हुआ है वो सारा खर्च भी मुझे देना पड़ सकता है अगर कोर्ट उसको ऑर्डर करता है तो। और पांचवा है डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स। ये बहुत जरूरी हो जाता है जब, जैसे मैंने बोला, फेक गुड्स है, डुप्लीकेट गुड्स है, फर्स्ट कॉपी गुड्स है। तो ये जब फर्स्ट कॉपी गुड्स की क्वालिटी एकदम बेकार होती है, वो कभी भी ओरिजिनल नहीं होता है, तो सिर्फ उसका मार्क आपको सेम लगेगा, आइडेंटिकल लगेगा, पर उसकी क्वालिटी तो नहीं होगी ओरिजिनल। तो इन सब ऐसे केस में जब फर्स्ट कॉपी गुड्स है जो क्वालिटी बहुत ही ठीक नहीं है और वैसी क्वालिटी ऑफ गुड्स में किसी ओरिजिनल
ओनर का मार्क अगर डाल दिया है तो कोर्ट ऑर्डर करेगी कि वो सारे ही गुड्स है, जितनी भी चीजें हैं, उन सबका डिस्ट्रक्शन, यानी उन सबको डिस्ट्रॉय किया जाए, उन सबको हम बोलेंगे नष्ट किया जाए, नष्ट करने का भी ऑर्डर दे सकती है। तो ये सारे रेमेडीज होते हैं रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होल्डर के। साथ साथ में अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होल्डर होता है, उनको क्या क्या रेमेडीज मिल सकती है। तो जैसे मैंने बोला, कॉमन लॉ रेमेडी जो इंग्लिश कोर्ट्स ने, ब्रिटिश कोर्ट्स में जो इंग्लिश कोर्ट्स थी, जब लॉज लिखे नहीं गए थे, तो वो लोग अपने प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी, जस्टिस, गुड कॉन्सेंस का इस्तेमाल कर करके जो रेमेडीज देते थे, उन सबको हम कॉमन लॉ रेमेडी बोलते हैं। और जितने भी कॉमन लॉ कंट्रीज है, जो इंडिया जैसी जितनी भी कॉमन लॉ कंट्रीज में वो रेमेडीज मान्य रखी गई है। तो पासिंग ऑफ यह एक रेमेडी है जो अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ओनर को मिलती है। तो पासिंग ऑफ की जब आप रेमेडी लेकर के कोर्ट में जाते हैं, तो आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा? आपको कोर्ट को बताना पड़ेगा कि कोई और व्यक्ति, कोई त्राहित व्यक्ति आपका ट्रेडमार्क यूज कर रहा है, मिसरिप्रेजेंट कर रहा है, गलत तरीके से बता रहा है, और वो यूज इन द कोर्स ऑफ ट्रेड है ना। व्यापार के दौरान वह मार्क का, वह चिन्ह का यूज हो रहा है, और वह चिन्ह ग्राहक के लिए है, प्रोस्पेक्टिव और अल्टीमेट ग्राहक, भावी ग्राहक या तो अभी के जो ग्राहक है, उनको वो गुड्स बेचने के लिए इन द कोर्स ऑफ ट्रेड उसका इस्तेमाल हो रहा है। और बिकॉज ये त्राहित व्यक्ति मेरा अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क इस्तेमाल कर रहा है, उसकी वजह से मेरे बिजनेस को हानि पहुंचने की पूरी संभावना है, या तो मेरे बिजनेस को, या तो मेरे क्रेडिट या मेरे गुडविल को क्षति पहुंचने की पूरी संभावना। जब कभी भी अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होल्डर कोर्ट में जाता है, तो सबसे पहले उसको प्रूव करना पड़ेगा कि वो एक अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के ओनर है। ऑन द अदर हैंड, अगर आप रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होल्डर हो, तो आपको सिर्फ जाके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा और कोर्ट आपको तुरंत ही रेमेडी दे सकता है। पर अगर अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होल्डर है आप, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप ही सही ओनर है, कोई और नहीं है। तो कोर्ट में जो रेमेडी होती है वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो जैसे हम बोलते हैं, जब भी कोई भी कानून में पंजीकरण का प्रोसेस दिया गया होता है, पंजीकरण की प्रक्रिया दी गई होती है, तो हमेशा वह चीज का पंजीकरण कराए, क्योंकि जब बाद में हम जब को लीगल रेमेडीज या कानूनी उपाय हमको जब कोर्ट के समक्ष लेने होते हैं, तो पंजीकरण का जो सर्टिफिकेट होगा वो बहुत काम में लगेगा। अदरवाइज कोर्ट में जाकर के आपको हर बार प्रूव करना पड़ेगा कि आप ही ओनर हो, आप ही राइट होल्डर हो, और शायद कोर्ट ये मानने के लिए इनकार भी कर सकता है अगर एविडेंसेस ना हो तो यहाँ एक स्क्रीन है, और यह एक स्क्रीन है, ये मैंने इंटरनेट से लिया हुआ है, जो आपको रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क और अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के बीच की डिफरेंशिएशन, असमानता बताएगा। सबसे पहला है कि जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है वो रजिस्टर्ड है ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के तहत, वरस जो अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है वो किसी भी कानून के तहत रजिस्टर्ड नहीं है। उनको हक मिलता है क्योंकि उनका लॉन्ग यूज है, उन्होंने मार्केट में उनका नाम एस्टैब्लिश किया है, उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को एस्टैब्लिश करके अपना नाम कमाया, तो वो अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। तो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को एक्ट के तहत प्रोटेक्शन मिलता है, अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को नहीं मिलता है। रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को रेमेडीज है, अगर इंफ्रिंजमेंट होता है तो सेक्शन 29 के तहत बहुत सारे रेमेडीज है। सिर्फ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को कोर्ट में जा करके अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा और फिर बाद में रेमेडीज मिल सकती है। वेयरएज अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होल्डर को सबसे पहले कोर्ट में जा करके प्रूव करना पड़ेगा कि वही ओरिजिनल ओनर है। तो ये प्रूव करने का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क आर यूज कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के सामने, अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क टीएम यूज कर सकते हैं। और प्रूफ ऑफ वैलिडिटी लीगल प्रोसीडिंग्स में ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन प्राइमा फेसी प्रूफ होगा, वेयरएज अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के लिए बहुत मुश्किल हो सकती है प्रूफ करना कि वही ओनर है ट्रेडमार्क का। इसके अलावा हम देखेंगे ट्रेडमार्क एक्ट में लिखा हुआ है कि
अगर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है तो वह अपनी ही प्लेस ऑफ बिजनेस या अपनी ही प्लेस ऑफ रेसिडेंस की कोर्ट में, उसकी ही ज्योग्राफिकल एरिया में जो कोर्ट है उसी कोर्ट में वो केस फाइल कर सकता है। जबकि वो अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होल्डर है तो उसको सीपीसी यानी सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के तहत जहां डिफेंडेंट रहता है, जहां सामने वाला पक्ष रहता है, उस जगह जा करके कोर्ट केस फाइल करना पड़ेगा। से फॉर एग्जांपल अगर मैं बड़ोदरा में रहती हूँ, अगर मेरा रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क किसी ने मान लीजिए केरला में यूज किया है, तो मैं बड़ौदा की कोर्ट में ही केस फाइल कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है और ट्रेडमार्क एक्ट ही मुझे रेमेडी देता है। जबकि अगर मेरा अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है तो मुझे केरला की जहाँ जहाँ इन्फ्रिंजमेंट हुआ है, जहाँ वायलेशन हुआ है, वहां डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर के केस फाइल करना पड़ेगा और वहां की कोर्ट में पूरा प्रोसीडिंग्स होगा। तो रजिस्ट्रेशन के बहुत फायदे होते हैं, तो हमेशा लोगों को प्रमोट करे, लोगों में अवेयरनेस फैलाए, लोगों में सेंसिटाइजेशन फैलाए कि ट्रेडमार्क को रजिस्ट्रेशन कराए, क्योंकि बहुत सारे अधिकार मिलते हैं, बहुत सारे उपाय मिलते हैं अगर कोई और यूज करता है तो, और इसका बहुत ही कम खर्च में 10 सालों के लिए रजिस्ट्रेशन मिलता है। तो यहाँ एक यहाँ बेसिक्स ऑफ ट्रेडमार्क लॉ के जो वीडियोस है मैंने 3 पार्ट में डाले हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। और ये पार्ट 3 के चलते हुए, इसको खत्म होते हुए मेरा बेसिक्स ऑफ ट्रेडमार्क लॉ के बारे में पूरा वीडियो खत्म होता है। आप सभी ने मेरे वीडियोस को सुना और देखा, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ऐसी आशा रखती हूँ कि आपको इन वीडियोस से थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी। डेफिनेटली अगर आपको इन डेप्थ रीडिंग करना है तो बहुत सारी किताबें हैं, पर मैं आपको हमेशा एक एडवाइस दूंगी कि हमेशा पहले बेयर एक्ट यानी कि जो एक्ट होता है, एक्ट को पढ़े अच्छे से 4 बार, 5 बार, 10 बार, तो आपको ओरिजिन ऑफ लॉ, किस तरह से लॉ को पढ़ना है, किस तरह से प्रावधान है, उसके बारे में समझ आएगी और फिर लॉ को समझने में भी इतनी सरलता है। तो इसके साथ आप सभी मेरा नमस्कार स्वीकार करें, और नए टॉपिक्स में मैं वीडियो डालूंगी, तो आप उसे देखते रहें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद सभी।